नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से भारत समाचार के हमारे इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है गपशप, कानाफूसी और चर्चाओं पर। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी बड़ी अजीब है। कई बार ऐसे फैसले होते हैं जिनको देखकर ये कहा जा सकता है कि करे कोई और भरे कोई। ब्यूरोक्रेसी में पिछले दिनों एक बड़ी हलचल हुई। अपर मुख्य सचिव के स्तर पर तैनात राजेश कुमार सिंह को सरकार ने अचानक से सभी पदों से हटा दिया। सरकार के इस फैसले से नौकरशाही पूरी तरह हतप्रभ रह गई। आखिर ऐसा क्या हो गया जो राजेश कुमार सिंह को अचानक से सरकार ने सारे विभागों से हटाकर वेटिंग में डाल दिया। राजेश कुमार सिंह सरकार के एक भरोसेमंद अफसर के तौर पर जाने जाते थे, लेकिन राजेश कुमार सिंह के हटने के पीछे कारण क्या रहे, इसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं रहीं। वैसे राजेश कुमार सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, कुशल अफसर हैं, अड़ंगेबाज नहीं हैं, समस्या का हल निकालने वाले अफसर माने जाते हैं। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि सरकार उनसे इतना ज़्यादा नाराज़ हो गई कि उनको सारे विभाग हटा के वेटिंग में डाल दिया जाए। चर्चा यह है कि सुप्रीम कोर्ट के एक मामले में जो बंदियों से जुड़ा हुआ है, उसको लेकर राजेश कुमार सिंह को बलि का बकरा बना दिया गया, जबकि गलती किसी और की थी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा लोकसभा चुनाव के पहले बंदियों को छोड़ने को लेकर एक निर्देश जारी किया गया था, जिस पर सरकार को फैसला लेना था। राजेश कुमार सिंह प्रमुख सचिव कारागार होने के नाते उन्होंने यह फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी थी, लेकिन वहां पर यह कहा गया चूंकि लोकसभा की आचार संहिता लग गई है, लिहाजा अब इस पर निर्णय अभी नहीं होगा। हालांकि जब जून में चुनाव समाप्त हो गए तो कोर्ट ने फिर इस पर पूछताछ की और उस पूछताछ में बात आई कि फाइल शासन ने भेजी थी सरकार के पास, लेकिन उसको मंजूरी नहीं मिल पाई, वो लौट आई। कोर्ट इससे नाराज हुई और उसने कहा उस अफसर का नाम बताइए। तो हलफनामा भी बाकायदा लिया गया था। राजेश कुमार सिंह से दबाव में दूसरा हलफनामा दिलाया गया और उसमें कहा गया कि पहला वाला जो हलफनामा था, जो शपथ पत्र था, वो गफलत में दे दिया गया था, जल्दबाजी में दे दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट इससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुई। अब सरकार किसी चीज़ को अपने ऊपर तो लेगी नहीं। फिर उसने कहा कि ऐसा कैसे हो गया। तो बहुत छानबीन के बाद ये बात सामने आई कि राजेश कुमार सिंह को इसमें सज़ा दे दी जाए। फिर राजेश कुमार सिंह को अचानक से सारे पदों से हटा दिया गया। सहकारिता विभाग उनका छीन के एमपी अग्रवाल को दे दिया गया और जो कारागार विभाग था, जिसकी वजह से सारा विवाद मचा, वो विभाग उनसे छीन कर वो अनिल गर्ग को दे दिया गया। और उनके पास एक बीकेटी में ग्राम विकास संस्थान का भी चार्ज था, वो भी उनसे हटाकर प्रमुख सचिव जो परिवहन है वेंकटेश्वर लू, उनको दे दिया गया। हालांकि राजेश सिंह एक मस्त मौला टाइप के अफसर माने जाते हैं, सरकार के काम में संवेदनशील हैं और लोगों के बीच वो काफ़ी लोकप्रिय भी हैं, त्वरित निर्णय भी लेते हैं। लेकिन कोर्ट के मामले में उन पर जो गाज गिराई गई वो नाहक थी। अब देखिए उनकी मुख्यधारा में वापसी कब होती है, लेकिन मुख्यमंत्री के स्तर पर यह बात पता है कि राजेश कुमार सिंह और उनकी पत्नी जो यूपी पुलिस में एडीजी हैं, नीरा रावत, उनकी भी छवि ईमानदार अफसर की है और वो नौकरी के शुरुआत से लेके आज तक बेदाग रही हैं। और ये दोनों ब्यूरोक्रेसी के पावर कपल हमेशा से बिना किसी विवाद में पड़े काम करते आए हैं, लेकिन ये पहला मौका है
राजेश कुमार सिंह के कैरियर में, जो उनके ऊपर इस तरह से आरोप लगाकर उनको हटाया गया है। सच्चाई अंदर के लोग जानते हैं, लेकिन वो बाहर नहीं आने दी जाती। कई बार अधिकारी भी ये सोचता है कि चलो हो सकता है आगे भला हो जाए, इसलिए चुप ही रह जाओ। अब बात एक सियासी खबर की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, जिसमें चौधरी चरण सिंह और अजीत सिंह की विरासत को बढ़ाने की जो जिम्मेदारी जयंत चौधरी के कंधों पर है, उस कंधे पर जब केंद्रीय मंत्रिपरिषद का भार और आ गया तो उन्होंने अपने दादा, अपने पिता की तरह ही केंद्र की सरकार में स्थान तो हासिल कर लिया, लेकिन जातीय आधार पर राष्ट्रीय लोकदल के लिए इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो समीकरण हैं वो काफ़ी कुछ गड़बड़ाते नजर आ रहे हैं। 2022 का जो विधानसभा का चुनाव हुआ, जिसमें अखिलेश यादव के साथ मिलकर जयंत चौधरी ने एक गठबंधन किया था, और उस गठबंधन के समय ये बात चली कि जयंत अपने दादा चौधरी चरण सिंह के उस मजगर समीकरण को साध रहे हैं, जिसके तहत माँ से मुस्लिम, जा से जाट, गा से गुर्जर और रा से राजपूत, ये लोकदल को जब एक साथ वोट करते थे। चौधरी चरण सिंह ने मजगर समीकरण बनाया था, अजीत सिंह ने भी उसका लाभ लिया, और जयंत चौधरी को भी अखिलेश यादव के साथ 2022 में इसका लाभ मिला। लेकिन जब लोकसभा चुनाव के ठीक पहले जयंत चौधरी भाजपा के साथ गठबंधन में चले गए, तब यह मजगर जो समीकरण था यह दरकने लगा और अब वो टूटने लगा है। पिछले कई दिनों के आप घटनाक्रम पर नजर डालेंगे तो पाएंगे कि जब जयंत चौधरी भाजपा के साथ चले गए तो मुसलमान का लोकदल के साथ रह पाना कठिन हो गया। यही वजह है कि जो जयंत चौधरी के साथ मुस्लिम नेता थे, चाहे मेराजुद्दीन हो, चाहे आरिफ मोहम्मद हो, चाहे शाहिद सिद्दीकी हो, चाहे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मसूद साहब रहे हों, ये सब धीरे धीरे राष्ट्रीय लोकदल से अलग हो गए। लोकसभा में बीजेपी समाजवादी पार्टी से पीछे रह गई, कुल 30 सीट मिली। अब उसको लगता है कि फिर से उसी कट्टर हिंदुत्व की राह पर वापस लौटना पड़ेगा। प्रदेश सरकार उस पर तेजी से चल रही है, रालोद उसमें तालमेल नहीं बिठा पा रहा है, उसके बड़े बड़े नेता इसी चक्कर में छोड़ जा रहे हैं। लेकिन चूंकि जयंत चौधरी केंद्र में मंत्री पद पा गए हैं तो वो मुंह खोल भी नहीं पा रहे हैं, वो मुस्लिम वोटों को अपने साथ रोक भी नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में रालोद का जो समीकरण है आने वाले वक्त में और गड़बड़ा सकता है, उनकी नैया डावाडोल हो सकती है। मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था, उसके बाद से जयंत चौधरी ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा लिया, विरोध किया, और उसके बाद से अखिलेश यादव के साथ वो अच्छी ताकत में विधानसभा में आए थे। हालांकि लोकसभा में उन्होंने बाद में भाजपा से गठबंधन कर लिया और उनके इस गठबंधन से मुसलमान आरएलडी से काफ़ी नाराज है। अभी फिलहाल जयंत चौधरी के सामने कोई बहुत बड़ी परीक्षा नहीं है, क्योंकि कोई चुनाव बड़ा नहीं है, लेकिन विधानसभा के सीट के उपचुनाव हैं, जिसमें खास तौर से मीरापुर विधानसभा सीट है जो आरएलडी के कोटे की सीट है, और उस पर जयंत चौधरी हर हाल में अपना प्रत्याशी लड़ाएंगे। और उसी में ये बात तय भी होगी कि उनके बाप दादाओं द्वारा बनाई गई विरासत, मजगर समीकरण और जयंत चौधरी द्वारा केंद्र में प्राप्त किए गए मंत्री पद के बीच अब क्या अंतर आया है। अब ये सारे समीकरण अपनी हकीकत इसी उपचुनाव में बयां करेंगे। तो कई बार सियासत में फौरी तौर पर लाभ मिल जाता है, और जयंत चौधरी इस मामले में बहुत सौभाग्यशाली हैं कि उनके पास 9 विधायक हैं, यूपी में उनका मंत्री है, लोकसभा में उनके पास 2 सांसद हैं, वो खुद राज्यसभा में हैं, वो खुद केंद्रीय मंत्री हैं। एक छोटी सी पार्टी जिसको लोग एक मंडल की पार्टी कहकर
ताना मारते थे, जयंत चौधरी की किस्मत ने उसको पूरी तरह से पलट दिया है। यानी कि ज़मीन से लेकर वो आसमान पर आ गए हैं। अब सत्ता के साथ एक समस्या ये है कि वो परमानेंट तो है नहीं। जनता और समीकरण अगर गड़बड़ा गया तो आगे आने वाले में ये जो आंकड़े हैं, सदनों में पहुंचने की गिनती है, ये घट भी सकती है। तो इन सब चीज़ों को भी उनको ध्यान में रख के आगे काम करना पड़ेगा। अब बात एक बहुत रोचक खबर की जो ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी हुई है, आईएएस अफसरों से जुड़ी हुई है, और जो उत्तर प्रदेश के जानकार लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, वो ये जानना चाहते हैं। उनको ये जानना भी चाहिए कि यूपी में बार बार ये बात आती है कि आईएएस अफसरों की बड़ी कमी हो गई है, ख़ास तौर से एसीएस और प्रमुख सचिव के अफसर पर, जिसके चलते एक अफसर को कई चार्ज देना पड़ता है। लेकिन आज हम आपको तस्वीर के एक दूसरे पहलू की ओर ले चलेंगे और दिखाएंगे कि यूपी में सीनियर लेवल के आईएएस अफसरों की कमी क्यों है और क्या अफसर जानबूझकर इस कमी को पूरा नहीं करना चाहते। अब ये बात एक और आती है कि अगर सरकार पसंद करे तो ये कमी इसकी भरपाई हो सकती है, और अगर सरकार से अफसर डर जाते हैं तो फिर ये कमी पूरी नहीं हो सकती। पसंद और नापसंद के बीच खबर यह है कि यूपी कैडर जो है वो देश का सबसे बड़ा आईएएस अफसरों का कैडर है, और इस कैडर से सबसे ज़्यादा अफसर इस समय केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर तैनात हैं, प्रमुख सचिव और एसीएस लेवल में। इनकी संख्या 1 दर्जन के लगभग है। अगर ये वापस आ जाएं तो यूपी में एसीएस और प्रमुख सचिव लेवल के अफसरों की कमी नहीं रह जाएगी, कमी खत्म हो जाएगी। वैसे हमारे यहाँ लगभग 600 आईएएस अफसर उत्तर प्रदेश में हैं, लेकिन हायर लेवल पर लगभग 39 से 40 अफसर एसीएस और प्रमुख सचिव लेवल में इस समय उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं, जिसमें से लगभग 15 से 20 अफसरों को सरकार ने संट कर रखा है। उनको दागी बनाकर, उनको नापसंद करके उनको किनारे डाल रखा है। तो बचते हैं 20 से 25 अफसर, जिनके पास 2-2, 3-3, 4-4 विभागों का जिम्मा दिया गया है। और जब कभी बात आती है तो सरकार कहती है कि हमारे पास अफसरों की कमी है। अगर कमी है तो दिल्ली में जो अफसर हैं 1 दर्जन के करीब, उनको आप बुला सकते हैं, वो कमी पूरी की जा सकती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें से कई सारे अफसर 7-7, 8-8 साल, 10-10 साल से हैं और वो यूपी लौटकर आना नहीं चाहते। क्यों? क्या उनको वातावरण से डर लगता है, या उनको अच्छी पोस्टिंग नहीं मिलेगी, या उनको कोई बुलाने वाला नहीं है? कि अगर ब्यूरोक्रेसी में दिल्ली में बैठे हुए यूपी के अफसरों पर नज़र डालें तो केंद्र में 1987 बैच का आईएएस अफसर अभी भी सर्विंग में है, तैनात है, जबकि 1988 बैच यूपी में चीफ सेक्रेटरी है मनोज कुमार सिंह। अगर अरुण सिंघल वापस यूपी में आए होते 1987 बैच के तो वो सीनियर मोस्ट थे, सरकार को फिर उनको कोई बड़ा पद देना पड़ता। लेकिन पिछले 7-8 सालों से अरुण सिंघल केंद्र से वापस नहीं लौटे। अमूमन अधिकारी 5 साल के लिए ही प्रतिनियुक्ति पर या केंद्र में तैनाती के लिए जाते हैं, लेकिन 5 साल बीतने के बाद वो लोग लौट नहीं रहे हैं। ये तो बड़ी हैरत की बात है। इस पर चिंतन करना होगा, सोचना होगा सरकार को कि केंद्र को पत्र लिखे कि इनको भेजिए हमारे यहाँ। एक अरुण सिंघल नहीं अकेले हैं। अभी देखिए हाल ही में 1989 बैच के देवेश चतुर्वेदी भी केंद्र में चले गए, जो यूपी में थे, उनके पास 3 विभाग था। उसके बाद बात आती है 1990 बैच की। 1990 बैच में उत्तर प्रदेश से जो दिल्ली में तैनात अफसर हैं उसमें अर्चना अग्रवाल सबसे प्रमुख अफसर हैं। अर्चना अग्रवाल पिछले 8-10 सालों से केंद्र में ही रुकी हुई हैं, वो वापस यूपी नहीं आई, जबकि उनकी नौकरी अभी काफ़ी बची हुई है। इसी तरह से 1991 बैच के आईएएस अफसर हैं कामरान रिजवी, निवेदिता शुक्ला। ये दोनों भी काफ़ी लंबे समय से यूपी से दूर हैं। 1994 बैच में
अमित घोष हैं, 95 बैच में भुवनेश कुमार हैं, मृत्युंजय नारायण हैं, संतोष यादव हैं, आमोद कुमार हैं। ये सब वो अफसर हैं जो योगी सरकार के आने के बाद साल 2 साल में दिल्ली चले गए और तब से यूपी नहीं लौटे। धीरज साहू 1996 बैच, नीतीश्वर कुमार, हेकाली झिमोमी, ये सब भी यूपी से बाहर प्रतिनियुक्ति पर हैं। 1997 बैच की कामिनी रतन चौहान भी उनको केंद्र में गए 3 साल के लगभग हो गया है, वो भी यूपी लौटने की उनकी कोई उम्मीद नहीं है। तो मैंने जो आपको ये नाम गिनाए, ये अफसर यूपी के ही हैं, केंद्र में सेवा दे रहे हैं। जब यहाँ कमी है तो भैया वहाँ से वापस लौटाओ, बुला लो कि हमारे यहाँ ज़रूरत है। और इसमें से 90% अफसरों की छवि बहुत अच्छी है, उनके आने से प्रदेश को काफ़ी लाभ मिलेगा, सरकार की भी वो पसंद बनेंगे। लेकिन समस्या यह है कि यहाँ जो बैठा है वो उन्हें आने नहीं देना चाह रहा है, या जो दिल्ली में है वो लखनऊ आना नहीं चाह रहे हैं। मुख्यमंत्री चाहें तो केंद्र को पत्र लिख सकते हैं और इन अफसरों को वापस यूपी लाकर यूपी के विकास में इनकी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। अब बात एक सियासी खबर की, एक झगड़े की जिसको ना तो किसी ने देखा ना कोई जानता है। बस वो ये कहते हैं कि तुमने हमारा टेलीफोन नहीं उठाया, वो कहते हैं तुमने हमारा टेलीफोन नहीं उठाया। बात मायावती के उस आरोप की जिसमें उन्होंने गठबंधन टूटने की बात बाकायदा किताब में छपवाकर दलित समाज के लोगों के बीच बंटवाई है और ये कहा है कि 2019 में जो गठबंधन टूटा उसके लिए अखिलेश यादव जिम्मेदार हैं। वैसे देखिए, मायावती ने 5 साल पहले का मुद्दा उठाया है, उसकी तुलना में अगर आज आप देखें तो मायावती एक तरह से सियासी ढलान पर हैं। उनको फिर से बुलंदी पर जाने के लिए वो सत्ता के बजाय एक विपक्ष की पार्टी से लड़ रही हैं। मायावती की इस रणनीति को उनके नेता, उनके कार्यकर्ता, उनके वोटर भी नहीं समझ पा रहे हैं। गेस्ट हाउस कांड को भुलाकर भी, मुलायम सिंह यादव से दुश्मनी को भुलाकर भी मायावती ने अखिलेश यादव के साथ एक गठबंधन किया 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए और उसके बाद वो 10 सीटें जीती। अब 5 साल बाद उन्होंने एक खुलासा किया है कि गठबंधन अखिलेश यादव की वजह से टूट गया और इसकी वजह से उन्होंने तय किया कि वो 2024 का लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेंगी। लेकिन उनके अकेले लड़ने का नतीजा क्या है? शून्य है। लोकसभा में वो 0 पर है। ये जो फोन उठाने और न उठाने का आरोप है, इसके इतर अगर आप देखेंगे तो मायावती बार बार ये कहती रही कि 2024 में वो किसी से गठबंधन नहीं करेंगी, वो अकेले चुनाव लड़ेंगी और ये बात का मैसेज दलित समाज के बीच चला गया कि मायावती भाजपा से डर गई हैं, वो इंडिया गठबंधन के साथ समझौता नहीं करना चाहती हैं। वो जहाँ पर अपने प्रत्याशी ऐसे ऐसे लड़ा रही हैं जिससे भाजपा को लाभ हो रहा है और इंडिया गठबंधन को नुकसान हो रहा है। इसी बीच संविधान का खतरा और आरक्षण खत्म होने वाली हवा भी चल गई थी। तो दलित समाज में जब ये बात गई तो ये मान लिया गया कि अब इंडिया गठबंधन की ओर वो जाएं, नहीं तो मायावती उनके संविधान और आरक्षण की रक्षा नहीं कर पा रही है। हालांकि आप जानते हैं कि 2024 के चुनाव से पहले भाजपा ने दलितों के घर पर जाकर खाना खाया, लेकिन उस पर मायावती ने कभी ऐतराज नहीं किया और वो जब उनका दलित वोट बैंक इंडिया गठबंधन की ओर सरक गया तब उन्हें इस बात का काफ़ी मलाल हुआ कि हमें नहीं मिला, भाजपा को नहीं गया, समाजवादी पार्टी की ओर कैसे चला गया। लेकिन ये वो मैसेज था जिसमें ये बात गई कि मायावती की जो चुप्पी है वो भाजपा को फायदा पहुंचा रही है। अखिलेश यादव एक यूथ आइकॉन बनकर उभर गए और मायावती सियासत में पतझड़ के उन पत्तों की तरह बिछड़कर गिरते 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 सबसे पीछे रह गई। अब वो उसी खोए हुए जनाधार को
उसी पुराने वोट बैंक को हासिल करने के लिए उन्होंने गठबंधन के टूटने वाली ये कहानी पुस्तकों में छपवाई है। हालांकि आपको ये लगता होगा कि जब मायावती बार बार अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर हमले करती हैं तो ये भ्रम भी पैदा होता है कि आखिर वो सत्ता पाने के लिए लड़ाई सपा से लड़ रही हैं कि भाजपा से उनको लड़ना चाहिए, क्योंकि अगर वो सपा से लड़ेंगी तो वो विपक्ष की नंबर 2 पार्टी बन पाएंगी आज की तारीख में। ज़्यादा से ज़्यादा वो सत्ता में नहीं आ पाएंगी। सत्ता में आने के लिए उनको भाजपा से लड़ना होगा और इसके लिए इच्छा शक्ति दिखानी होगी, इसके लिए काम करना होगा बाहर निकलकर। जब आप दौड़ने लगेंगे, जब आप लड़ते हुए नज़र आएंगे तो माहौल अपने आप बन जाएगा। जनता हर चीज़ का आकलन बहुत बारीकी से करती है और हम आप चाहे जितने पढ़े लिखे हो, लेकिन अनपढ़ आदमी भी समझ जाता है कि राजनीतिक लोगों ने कहाँ कहाँ हाथ मिला लिया है और कहाँ कहाँ तलवारें निकली हुई हैं। हमारा वोट किसको फ़ायदा पहुँचाएगा, किसको नफ़ा करेगा, किसको नुकसान पहुँचाएगा, ये इस देश का, प्रदेश का हर मतदाता अच्छी तरह से जानता है। बहरहाल आज के पावर सेंटर में इतना ही। मिलना और बिछड़ना, सियासत में गठबंधन बनना और टूटना, ये सब होता रहा है। मायावती तो लालजी टंडन को राखी तक बांधती थी, लेकिन भाजपा के साथ उनके गठबंधन टूटे, भाई बहन का रिश्ता गया। तो आज मुनव्वर राना का एक बहुत शानदार शेर है इन रिश्तों पर, जो सामाजिक जीवन के हर उस पहलू को भी, संवेदनाओं को भी छूते हैं, जो माँ बेटे के बीच है, जो प्यार मोहब्बत करने वालों के बीच है और जो राजनीतिक दलों और दोस्तों के बीच है। तो सुनिएगा कि बिछड़ कर भी मोहब्बत के ज़माने याद रहते हैं, उजड़ जाती है महफिल और चेहरे याद रहते हैं। खुदा ने ये सिफत दुनिया की हर माँ को बख्शी है कि वो पागल भी हो जाए तो बेटे याद रहते हैं और किसी भी हाल में वो मुझसे गाफिल रह नहीं सकता। खुदा है वो, उसे तो कीड़े मकोड़े तक याद रहते हैं। नमस्कार।